हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीसी। आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है चैप्टर 5 से, कुछ एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों एक प्लेलिस्ट मेंशन की है, एमसीक्यू फिजिक्स 11th। इस प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको इस प्लेलिस्ट पर जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो के लिए इंडिविजुअल लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से आगे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अच्छे से। The variation of net downward force F on a body on a rough inclined plane versus sine of angle of inclination is shown by four graphs. The correct one is। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें करेक्ट ग्राफ को सेलेक्ट करना है। और ग्राफ जो है वो किस किस वेरिएबल के बीच में है, यानी दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ सेलेक्ट करना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर एक्चुअल में कि एक इंक्लाइन प्लेन है मान लीजिए, और एक इंक्लाइन प्लेन पर हम मान लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। राइट, तो इस ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, mg। एक्चुअल में सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करता है। राइट, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है सो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के इक्वल होगा। सो अगर mg को हम रिजॉल्व करें तो यहाँ पर होगा mg cos थीटा। राइट, ये होगा mg cos थीटा। ये आपने रिजॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा होगा। इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। राइट, यानी mg को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है बच्चे। तो यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन मूव करेगा, राइट, तो इस पे ऊपर की तरफ यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। राइट, डाउन द प्लेन mg sin थीटा एक्ट कर रहा है और अप द प्लेन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। सो मान लें कि अगर ये ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन मूव कर रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा एफ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा डाउन द प्लेन वो क्या होगा, नेट फोर्स होगा F इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस एफ एफ। राइट, अब देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस जो है इस ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा इस बॉडी पर, जो कि नॉर्मल रिएक्शन होगा। राइट, सो यहाँ पर देखिए जो जो ये बॉडी है, उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है आर, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन। और बॉडी पर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेन के फोर्स लगा है mg cos थीटा। as there is no vertical motion in the direction of r and mg cos theta, so r जो होगा यहाँ पर r होगा mg cos थीटा। राइट, r होगा mg cos थीटा। और ff होता है बच्चे, यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर। सो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू mg cos थीटा। राइट, अगर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा हो गया है, सो मैं इसको रब करता हूँ और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट करता हूँ, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। राइट, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि नेट फोर्स जो है, यानी अगर एंगल, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो इंक्रीज करता है तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा। राइट, और cos थीटा डिक्रीज करेगा। सो आप देखेंगे कि अगर थीटा एंगल इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, cos थीटा डिक्रीज करेगा, सो नेट फोर्स बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सो इसका मतलब अगर साइन थीटा इंक्रीज करता है तो एफ भी इंक्रीज करता है। सो एफ और साइन थीटा में कैसी रिलेशनशिप हुई, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुई, हम ये बोल सकते हैं। राइट, या हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा इंक्रीज करता है, साइन थीटा इंक्रीज करता है तो नेट फोर्स जो डाउन द प्लेन ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो भी क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा।
सो यहाँ पर ग्राफ्स आप देखिए कि अगर साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। सेकंड ग्राफ में आप देखेंगे नेट फोर्स जो है डाउन द प्लेन जो एक्ट कर रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पर ग्राफ बी जो होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। Moving to next question. In a laboratory experiment, four students plotted graphs between force of limiting friction and normal reaction as shown below. Which one is correct? यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, ग्राफ्स दिए हुए हैं, फोर स्टूडेंट्स ने प्लॉट किए हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, राइट। तो हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चे लॉज ऑफ फ्रिक्शन में भी हमने पढ़ा है अच्छे से कि फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, राइट। और फिर हम आगे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है F इक्वल्स टू म्यू आर, और म्यू है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब है, यानी फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि भाई अगर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करता है, यानी अगर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करता है सो फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन कहें अगर हम इसे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन कहें तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब आर इंक्रीज करेगा तो एफ भी इंक्रीज करेगा, जैसा कि सेकंड ग्राफ में दिया हुआ है यहाँ पर भी, राइट। पॉजिटिव स्लोप है, लीनियर रिलेशनशिप है, आर बढ़ रहा है एफ भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पर भी ग्राफ बी बिल्कुल करेक्ट चॉइस होगी। सो करेक्ट आंसर जो है वो ग्राफ बी है, राइट। अगर हम ग्राफ ए को देखें तो आर बढ़ रहा है लेकिन एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, देखा आपने, यानी जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ है, तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, राइट। यानी अगर हम एक सरफेस पर मास की वैल्यू बढ़ाते जाएं, राइट, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। सो उस केस में उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। अगर हम मास पर और वेट रख देते हैं, राइट, कुछ मास उसका बढ़ा देते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और इंक्रीज कर जाएगा, यानी हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. A force of 49 Newton is just able to displace a block of mass 20 kg on a rough horizontal surface. The coefficient of friction is. देख लीजिए बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को और ऑप्शंस भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से ये ब्लॉक है, 20 केजी इसका मास है, राइट। तो बोला जा रहा है कि इसको अगर हमें डिस्प्लेस कराना है तो एटलीस्ट 49 न्यूटन हमें चाहिए। इसका मतलब अगर 49 न्यूटन मिनिमम फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाना होगा तब ये बॉडी जस्ट मूव करेगी। इसका मतलब अपोजिट में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा है, यानी जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो यहाँ पर कितना है 49 न्यूटन है इस सरफेस और ब्लॉक के इन बिटवीन, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है फ्रिक्शन और रिएक्शन के बीच में क्या इक्वेशन होती है, ये होती है F इक्वल्स टू म्यू आर, यानी फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नीचे लगेगा mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और आर हो जाएगा यहाँ पर mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो मास है 20 इंटू 9.8, राइट। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना दिया है 49, सो लिखेंगे हम 49 इक्वल्स टू म्यू इंटू 20 इंटू 9.8, और यहाँ से म्यू की वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो म्यू की वैल्यू आएगी बच्चे 0.25, राइट। ऑप्शंस में देखिए जल्दी से, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, 0.25, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा 0.25। ओके स्टूडेंट्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम कहेंगे। Moving to question number 11, a hemispherical ball of radius r is set rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small block kept in the ball rotates with the ball without slipping on its surface. If the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through the block with the vertical is theta, the angular speed at which the ball is rotating is. Options देख लीजिए और क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बॉल एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रही है, घूम रही है, राइट। ये सेंटर ओ से पास होके जा रही है एक्सिस। मान लीजिए जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है बॉल का वो कितना है, ओमेगा है, राइट।
और जो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रेड कलर का जो ब्लॉक है, हम इसकी पोजीशन को ए बोल देते हैं। तो अगर हम ए को और ओ को मीट करा दें तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस बॉल की। सो जो ए ब्लॉक है इसकी रेडियस ने, यानी ए और ओ ने, इस लाइन ने जो एंगल बनाया है इस वर्टिकल लाइन यानी एक्सिस से जहां पर ये रोटेट कर रही है, वो एंगल है थीटा, राइट। और बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग बॉल के साथ। बॉल के साथ ही ये रोटेट कर रहा है, साथ साथ घूम रहा है, राइट, विदाउट स्लिपिंग। तो ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ब्लॉक भी। ब्लॉक इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर फॉलो करेगा, राइट, अबाउट अ सेंटर पॉइंट, यानी मैं इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट, राइट। तो जिस सर्कुलर पाथ में ये ब्लॉक मूव कर रहा है वो भी, उसकी भी एक रेडियस होगी, उसको हमने बोल दिया है आर, राइट। तो यहाँ पर हमें जानना है कि अगर ये विदाउट स्लिपिंग अगर बॉल के साथ रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब इस ब्लॉक की भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, ओमेगा ही होगी, सेम ओमेगा से ही ये भी इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है बॉल के साथ, राइट। सो यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg, राइट। और बॉल का सरफेस इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, यानी सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। सो जो नॉर्मल है, अगर हम नॉर्मल को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, तो एक नॉर्मल का बच्चे कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गई। सो नॉर्मल को अगर हम थीटा के अलोंग उसका कंपोनेंट देखें तो कौन सा होगा, एन कॉस थीटा, राइट। और नॉर्मल का कंपोनेंट ए बी के अलोंग क्या होगा, एन साइन थीटा, राइट, इस तरफ हो जाएगा एन साइन थीटा। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर ये विदाउट स्लिपिंग ब्लॉक रोटेट कर रहा है बॉल के साथ, जैसे जैसे बॉल घूम रही है उसके साथ साथ ये भी घूम रहा है, तो यहाँ पर एन कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस किया हुआ है, राइट। तो हम लिख सकते हैं बच्चे एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, राइट। और हम इसको लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, यानी हमें नॉर्मल की वैल्यू मिल गई, नॉर्मल रिएक्शन की, एम जी अपॉन कॉस थीटा। अभी आप देखें कि अगर एन कोस थीटा ने एम जी को बैलेंस किया हुआ है तो एन साइन थीटा यहाँ पर क्या कर रहा है, एम साइन थीटा, नॉर्मल का साइन कंपोनेंट। तो नॉर्मल का साइन कंपोनेंट इस ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस ब्लॉक पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ सी, वो लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। आर हो गई उस रेडियस, उस पाथ की जिस पाथ पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, देखिए ए ओ जो दूरी है वो है कैपिटल आर, राइट। और ए बी है स्मॉल आर। और अगर हम ए ओ बी ट्राइंगल को देखें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू होगी आर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ए ओ बी में हमें टी रेशियोज की मदद से साइन थीटा की वैल्यू हमने देखी, यानी आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। सो स्मॉल आर क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो बच्चे यहाँ पर एन साइन थीटा जो नॉर्मल का साइन कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया एन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल बच्चे, एन की वैल्यू आ गई एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यहाँ पर भी n इक्वल टू एम जी अपॉन कोस थीटा है, यहाँ पर n इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है। सो हम इसको लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी अपॉन कोस थीटा, एम से एम कैंसिल। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी अपॉन आर कोस थीटा। सो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा जी अपॉन आर कोस थीटा रेज टू पावर 1/2। सो ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पर देखेंगे जी अपॉन आर कोस थीटा रेज टू पावर 1/2। सो ओमेगा की वैल्यू ये होगी, और यही यहाँ पर पूछा गया था, एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग इज
सो बॉल और ब्लॉक दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। ब्लॉक रिवॉल्व कर रहा है और बॉल रोटेट कर रही है, राइट? दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। Moving to next question, a particle of mass 0.2 kg has an initial speed of 5 meter per second at the bottom of a rough inclined plane of inclination 30 degree and vertical height 0.5 meter. The speed of the particle as it reaches the top of the inclined plane is. ऑप्शंस देख लीजिए बच्चे, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो बिल्कुल यहाँ पर है इंक्लाइन प्लेन के, इंक्लिनेशन है यहाँ पर 30 डिग्री जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। सो अगर हम इस पॉइंट को ए बोल दें और टॉप पॉइंट को बी बोल दें और यहाँ पर इसको सी बोल दें, सो यहाँ पर पार्टिकल इनिशियली, जो पार्टिकल का मास है वो कितना है 0.2 kg और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी मैं इसको इनिशियल स्पीड बोल देता हूँ। बी पर जब वो पहुंचेगा तो हमें उसकी फाइनल स्पीड बतानी है बच्चे। फाइनल स्पीड हमें यहाँ पर उसकी बतानी है। ये बी और सी, यानी सी से बी की जो हाइट है जो यहाँ पर दी है क्वेश्चन में, वो कितनी दी है स्टूडेंट्स? 0.5 मीटर दी है। 0.5 मीटर यहाँ पर ये हाइट दी है, राइट? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है साइन 30। सो ए बी कितना हो जाएगा? देखिए हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यानी हमें ए बी चाहिए तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, यानी ए बी हो जाएगा यहाँ पर ए सी, सॉरी बी सी अपॉन साइन 30 डिग्री, राइट? और बी सी कितना है बच्चे? बी सी है यहाँ पर 0.5 अपॉन साइन 30 डिग्री, राइट? तो ये होगा 0.5, साइन 30 होता है 1/2, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर, राइट? तो हमने इस तरीके से यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ए बी की वैल्यू हो गई है 1 मीटर, राइट? यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया ये 1 मीटर। तो हम इसको बोलते हैं एस, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ये पार्टिकल करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, वो कितना करेगा बच्चे? 1 मीटर करेगा, राइट? अभी मान लेते हैं पार्टिकल समवेयर इन बिटवीन ऑफ इट्स जर्नी है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये जानना है कि इसकी इस जर्नी में ए से बी तक जाने में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है, वो नेट फोर्स कितना है। सो जब ये ऊपर की तरफ पार्टिकल जाएगा, सो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा mg, राइट? अगर उसी के हम कंपोनेंट को देखें जो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा mg cos थीटा, और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल, जैसा कि हम हर बार प्रॉब्लम में करते आए हैं। डाउन द प्लेन यहाँ पर फोर्स लगेगा mg sin थीटा, यानी mg का साइन कंपोनेंट। और अगर ये पार्टिकल का मोशन अप द प्लेन है, सो डाउन द प्लेन एक फोर्स और लगेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, राइट? सो मोशन का अपोज कर रहे हैं mg sin थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स। सो नेट फोर्स जो है डाउन द प्लेन वो कितना लग रहा है? नेट फोर्स वो लग रहा है बच्चे mg sin थीटा प्लस ff, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चे? फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर, और यहाँ पर म्यू और आर क्या है? mg cos थीटा। आर है यहाँ पर mg cos थीटा, राइट? क्योंकि यहाँ पर कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, मतलब वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट? सो एफ एफ हो गया बच्चे यहाँ पर म्यू एम जी कॉस थीटा। सो अगर हम नेट फोर्स यहाँ पर निकालें तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ से हम अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि मोशन के अपोजिट में फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और वो कैसे निकलेगा? नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, जो कि एफ इक्वल्स टू एम में होता है। सो नेट फोर्स कितना है बच्चे? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ से हम मास को कॉमन लेंगे, एम को कॉमन लेंगे और फिर एम से कैंसिल कर देंगे। मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ, राइट? अब यहाँ से मैं क्या लेता हूँ? जी कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट? ये आएगा माइनस ए। जी की वैल्यू लेनी है, क्वेश्चन में दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 10।
साइन थीटा है 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 यानी 1/2। थीटा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2। प्लस म्यू है 1/√3, क्वेश्चन में दिया है, और cos 30 डिग्री होता है cos थीटा यानी cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2। सो √3 से √3 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1। सो माइनस ए की वैल्यू आई यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है वो कितना आया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लेते हैं बच्चे। ए की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस की वैल्यू है 1 मीटर, यानी पार्टिकल ए से बी पर गया, 1 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, राइट। यू है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। वी हमें यहाँ पर बताना है। सो देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितना है यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 × a कितना है -10, और ऐसे बच्चे 1 मीटर। सो ये होगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड -20 यानी 5। तो अगर वी स्क्वायर 5 है तो वी कितना होगा, वी होगा 2.24 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो हमें यहाँ पर आंसर मिला फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड जो होगी एज द पार्टिकल रिचेस द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन विल बी 2.24 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी देखें यहाँ पर 2.24 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल जब टॉप पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड होगी 2.24 मीटर पर सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।